सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं सभी कंपनी से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉलीकैब इंडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, हाल ही में पॉलीकैब इंडिया ने अपने Q3 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया, जहां पर कंपनी के जो रेवेन्यू थे वो अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो 20% से ज़्यादा ग्रो करते हुए नजर आए। बट वही Q1Q बेसिस पर रेवेन्यू में एक डिप हमें देखने को मिली। बट जब हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की तो वहाँ पर हमें Q1Q बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिला और काफ़ी अच्छा देखने को मिला। बट Q1Q बेसिस पे वहाँ पर डिप नहीं, हमें जंप देखने को मिली। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न था कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो कि Q1Q बेसिस पे 3% से बढ़ते हुए देखने को मिले। और पिछले साल कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो 13% था, इस बार ये बढ़कर 14% हो गया। और उससे अच्छी बात यह है कि कंपनी ने कुछ साल पहले 5 साल का गाइडेंस दिया था कि 5 साल बाद हम टोटल रेवेन्यू एक फाइनेंशियल ईयर में 20,000 करोड़ तक अचीव कर लेंगे। और 2025 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें और 2024 के फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्वार्टर की बात करें तो अब तक 4 क्वार्टर में कंपनी ने 21,014 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। और 20,000 करोड़ रेवेन्यू जो गाइडेंस कंपनी ने दिया था वो 2026 के फाइनेंशियल ईयर तक का दिया था। यानी कि जो गाइडेंस कंपनी ने पहले दिया था उस गाइडेंस को अचीव कंपनी ने 1 साल पहले ही कर लिया है। अब इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने और भी काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं अपने इन्वेस्टर्स को, तो चलिए उन सारी चीज़ों को जानते हैं। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर ज्वाइन कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिख जाएगा। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। तो देखो दोस्तों, मार्केट में चल रहा है एक बियर रन, और बियर रन में सब बोलते हैं बाय ऑन डिप करो, बाय ऑन डिप करो। बट एग्जैक्ट बाय ऑन डिप का कौन सा लेवल होना चाहिए वो सभी को नहीं पता होता। मेनली रिटेल इन्वेस्टर्स को नहीं पता होता जो नए नए वेले हैं मार्केट में। तो इसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, और टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि कौन से स्टॉक का कौन सा लेवल पर डिमांड जोन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से एनालाइज कर काफ़ी सारी कंपनीज के चार्ट्स में आपको टेलीग्राम में अपडेट करता हूँ, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए कोई पैसा आपको नहीं देना होता। तो इस वजह से आप जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को चेकआउट कर सकते हो, उसको जाकर ज्वाइन भी कर सकते हैं। ऑलरेडी आप देख सकते हैं काफ़ी सारी कंपनीज के चार्ट्स मैंने अपडेट भी किए हैं, जो कि काफ़ी सारे लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहे हैं। तो अगर आपको इसका बेनिफिट लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो और पिन कमेंट में भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप कंपनी के बिजनेस हाईलाइट को देख लो। कंपनी बेसिकली 2 सेगमेंट में डील करती है, एक है वायर्स एंड केबल का और एक है FMEG का। तो वायर्स एंड केबल कंपनी का मेन सेगमेंट है, जिससे Q3 FY25 में कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 12% की रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई। 4,333 करोड़ रेवेन्यू कंपनी ने इस सेगमेंट से जनरेट किया। और पिछले क्वार्टर की बात करें तो इस सेगमेंट से 4,607 करोड़ रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया था। Q1Q बेसिस पे 6% कम रेवेन्यू इसने जनरेट किया। तो इसके रीजंस भी यहाँ पर हाईलाइट किए गए हैं। वायर बिजनेस में एक हमें स्लोडाउन विटनेस करने को मिल रहा है, क्योंकि कॉपर प्राइसेस के ट्रेंड हमें नीचे की ओर जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको नोट करनी है। उसके अलावा FMEG, जिस पे कंपनी बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रखी है पिछले कुछ टाइम से, और FMEG सेगमेंट में सबसे बड़ी कंपनी हैवेल्स इंडिया लिमिटेड है, जिसको टक्कर ये कंपनी देने की कोशिश कर रही है। और उसके परफॉर्मेंस की बात करें तो Q1Q बेसिस पे हमें रेवेन्यू 7% से ग्रो करते हुए नजर आए, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 45% से ग्रो करते हुए नजर आए इस सेगमेंट में। और टोटल रेवेन्यू Q3 में 417 करोड़ कंपनी ने रिपोर्ट किया। बट ये सेगमेंट में अभी सिर्फ और सिर्फ कंपनी रेवेन्यू में ही ध्यान दे रही है, ना कि प्रॉफिट में। अगर कंपनी के EBIT की बात करें तो वहाँ पर आपको इस बार 13 करोड़ नेगेटिव देखने को मिला है। पिछले साल ये 37 करोड़ नेगेटिव देखने को मिला था। तो अभी कंपनी सिर्फ और सिर्फ अपने रेवेन्यू को बढ़ा रही है, कॉस्ट कट करके कंपनी बाद में प्रॉफिटेबल हो जाएगी, ऐसा इस कंपनी का मेन सोच है। और मेनली स्टार्टअप्स वगैरह भी ऐसे ही डील करते हैं। तो अच्छी बात है कि कंपनी के रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 45% की ग्रोथ हमें विटनेस करने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कंपनी के फ्यूचर आउटलुक के बारे में। तो फिलहाल कंपनी ने बताया है कि ये डिमांड मोमेंटम कंटिन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं एज इट इज़ पहले की तरह, क्योंकि गवर्नमेंट अपने स्पेंडिंग को बढ़ा सकती है। तो चलो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि मेंशन की गई हैं। उसके अलावा केबल इंडस्ट्री की बात की गई है, जिसमें एक स्लोडाउन कंपनी को विटनेस करने को मिल रहा है। तो ये स्लोडाउन कब खत्म होगा
ये स्लो डाउन Q1 में भी देखने को मिलेगा अगले फाइनेंशियल ईयर, और Q2 में भी देखने को मिलेगा। अगर पब्लिक एपेक्स पिकअप यानी कि बढ़ते नहीं हैं तो फिर आपको ये स्लो डाउन Q2 तक देखने को मिल सकती है। अगर बढ़ जाते हैं तो फिर आपको कम देखने को मिलेगा, यानी कि हो सकता है कि जो कंपनी का उम्मीद है उस उम्मीद से पहले ये स्लो डाउन खत्म होते हुए दिख जाए। और दोस्तों इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने कैपेक्स प्लान रखा है 1000 से लेकर 1200 करोड़ का, जो कि आपको ऑलरेडी मैंने पहले भी बताया है। और 2030 के फाइनेंशियल ईयर तक को लेकर भी कंपनी के प्लान्स अब हमें सुनने को मिल चुके हैं। कंपनी प्रोजेक्ट स्प्रिंग लॉन्च कर रही है। अगले 5 सालों के गाइडलाइंस भी कंपनी ने दे रखा है। मेनली 6 स्ट्रैटेजिक पिलर्स में कंपनी का ध्यान रहेगा, और वो सारे 6 स्ट्रैटेजिक पिलर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला है B2B, दूसरा है B2C। उसके अलावा इंटरनेशनल बिजनेस में भी कंपनी का आप बोल सकते हैं कामकाज देखने को मिलेंगे। इनोवेशंस एंड ऑटोमेशंस में भी ध्यान रहेगा कंपनी का। नर्चर टैलेंट एंड कैपेबिलिटीज़ में भी कंपनी ध्यान रखेगी, और उसके अलावा ग्रोथ इन ESG यानी कि इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस में भी कंपनी का ध्यान रहेगा। तो ये कंपनी के फ्यूचर प्लान्स हैं। और उसके अलावा दोस्तों लास्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, बाकी किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस कंपनी का एम है वायर्स एंड केबल सेगमेंट से 1.5 टाइम्स मार्केट ग्रोथ को लाना, या फिर बोल सकते हैं करेंटली वायर सेगमेंट्स में जो कंपनी का मार्केट कैप है उसको 1.5 गुना बढ़ाने का कंपनी का मेन एम है, या फिर बोल सकते हैं प्लान है। उसके अलावा EBITDA मार्जिन कंपनी 11 से 13% तक सस्टेन करना चाहती है, और इंटरनेशनल बिजनेस से कंपनी चाहती है 10% का ओवरऑल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिले। इसके लिए कंपनी 6000 से लेकर 8000 करोड़ रुपए कैपेक्स करेगी अगले 5 सालों के लिए। और उसके अलावा दोस्तों लास्ट मेंशन किया गया है कि इनका जो इन्वेंट्री ने एसेट टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स से लेकर 5 टाइम्स तक हो सकता है, ऐसा यहाँ पर कंपनी का मानना है। अब एसेट टर्नओवर रेशियो मैं आपको समझा देता हूँ। कोई भी कंपनी के जो एसेट्स होते हैं, इट मीन्स जो कंपनी इन्वेस्ट कर रही है उसको यूटिलाइज कर कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है, उसको हम बोलते हैं एसेट टर्नओवर रेशियो। अब पॉइंट है कि कितने बार अपने एसेट्स को यूटिलाइज कर रेवेन्यू जनरेट कंपनी करती है, ठीक है। तो अभी कंपनी का जो नंबर है वो 1.45 टाइम्स है, और हैवेल्स इंडिया का भी इसी आसपास है। बट इसका मानना है कि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं 4 टाइम्स से लेकर 5 टाइम्स अपने एसेट्स को रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करने का। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि मेंशन की गई हैं। तो चलिए ये सारी चीज़ों के बेसिस पे आपका व्यू क्या है वो मुझे कमेंट में बताना। अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को। दोस्तों अगली कंपनी का नाम है IRFC यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब IRFC पिछले कुछ टाइम में काफ़ी फोकस में रही है। अब फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है पहले की तरह परफॉर्मेंस डिलीवर ना कर पाना। अब नंबर्स की बात करें तो नंबर्स तो IRFC की काफ़ी टाइम से कुछ खास इंप्रेसिव हमें देखने को मिले नहीं हैं, और जो कंपनी ने पास्ट में परफॉर्मेंस दी थी, जो एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे कंपनी चल रही थी, उस एक्सपेंसिव वैल्यूएशन को ये स्टॉक सस्टेन भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि नंबर्स ही आपको ग्रो होते हुए देखने को मिल नहीं रहे हैं। बट IRFC से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, तो चलिए उसकी भी बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कंपनी के बिजनेस हाईलाइट्स क्या थी इस Q3 में। तो कोल माइनिंग प्रोजेक्ट में कंपनी का फोकस है, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने पार्टिसिपेट किया है ओपन बिड के तौर पर कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स में। अब इसका मतलब ये है कि अभी तक कंपनी ने रेलवे प्रोजेक्ट में फाइनेंसिंग का काम तो किया है, बट उसके अलावा कोल माइनिंग प्रोजेक्ट में भी कंपनी फाइनेंसिंग का काम करती हुई नजर आ सकती है। उसके लिए कंपनी ने बिड किया है। अब ये बिड बहुत इंपॉर्टेंट है, जीत जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं जीत पाती है तो कोई बड़ा बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा बड़ा प्लेयर आपको देखने को मिलेगा, कोई छोटे मोटे प्लेयर्स तो देखने को नहीं मिलेंगे। अब उसके अलावा दोस्तों Q3 तक की बात करें तो कंपनी कितने एसेट्स को मैनेज कर रही है, तो वो नंबर है कितना, 4,61,251 करोड़ का, यानी कि बहुत बड़े एसेट्स को अभी भी कंपनी मैनेज कर रही है। और कुछ अपडेट्स है दोस्तों जो कि कंपनी ने बताई हैं। अपडेट ये है कि फ़िलहाल कंपनी के अगर करंट रेलवे प्रोजेक्ट की बात करें तो उसको हैंडल करने के लिए कंपनी के पास बहुत फंड है। बताया है कंपनी ने ये पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं है गवर्नमेंट के एलोकेशंस के ऊपर, यानी कि बजट में जो एलोकेशन दिया जाता है रेलवे कंपनीज को, उस पर पूरी तरह से ये डिपेंडेंट नहीं है फंडिंग के लिए, या फिर बोल सकते हैं फाइनेंसिंग के लिए। और इसके अलावा कंपनी एक्सप्लोर कर रही है और भी फंडिंग सोर्स पे, यानी कि और भी कुछ फंडिंग सोर्स जो है उस पर भी कंपनी का ध्यान है, वहाँ से भी पैसे उठाने का कंपनी का सोच विचार है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें हैं मेंशन की गई हैं। देखो मेंशन किया गया है पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे भी कंपनी फाइनेंसिंग करने का काम कर सकती है। इस पे भी कंपनी का ध्यान है, जो कनेक्ट किया जा सकता है रेलवे लाइन से, यानी कि पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर
जिसको कनेक्ट किया जा सकता है रेलवे लाइन से, उस पर भी ये कंपनी का फाइनेंसिंग का फोकस है। और ये सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों, ये गवर्नमेंट भी बताई थी और ये सारी चीज़ें हमें IRFC भी सुनाती हुई दिख रही है। अब ये सारी चीज़ों के बेसिस पे आपको क्या लगता है कि आने वाले कल में IRFC का फ्यूचर प्लान्स हमें कैसे देखने को मिलेंगे और एसेट्स मैनेजमेंट कैसा देखने को मिलेगा, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अब अगली कंपनी को। अगली कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। अब कल छोड़कर परसों HAL का शेयर आपको फोकस में रहता हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि आने वाले हैं इसके नंबर्स। 12 फरवरी को इसने बोर्ड मीटिंग कंडक्ट किया है, जिस बोर्ड मीटिंग के आउटकम में इसके Q3 के अर्निंग्स हमें देखने को मिलेंगे और उसके साथ वहाँ पर प्रपोजल रखा जाएगा डिविडेंड का भी। और डिविडेंड का प्रपोजल अगर अप्रूव हो जाता है तो ये कंपनी अपने अर्निंग्स के साथ आपको डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट करती हुई दिखेगी। और नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि अक्सर Q3 और Q4 का जो पीरियड है वो डिफेंस कंपनीज के लिए अच्छा होता है, नंबर्स वहाँ पर अच्छे आने के चांसेस रहते हैं। अब पिछले साल के Q3 में ही देख लो, Q1Q बेसिस पे नंबर्स आपको अच्छे देखने को मिले थे और इस बार भी सेम चीज़ रिपीट हो सकती है। और सेम चीज़ अगर रिपीट होती है तो एटलीस्ट मेरे हिसाब से 7,000 करोड़ का रेवेन्यू आ जाए तो मज़ा आ जाए। और अगर ऐसा नहीं आता है तो फिर कुछ हम नहीं कर सकते क्योंकि HAL है, जो रिपोर्ट करेगी वही हम देखेंगे। बट मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या थी वो मैंने आपको शो किया है। और अभी तक जितनी भी डिफेंस कंपनी ने अपने नंबर्स रिपोर्ट किए, लाइक कोचिंग शिपयार्ड या फिर मैजगॉन, उसके नंबर्स अभी तक हमें ठीक देखने को मिले। इनफैक्ट कोचिंग शिपयार्ड के तो मार्केट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं थे, बट डिफेंस सेक्टर की बात करें तो मैजगॉन के ज़रूर मार्केट एक्सपेक्टेशन से अच्छे थे। तो हम उम्मीद करेंगे कि HAL का भी नंबर कुछ ऐसा ही देखने को मिले 12 फरवरी को, जब इसके नंबर्स हमें देखने को मिलेंगे डिविडेंड के साथ, या फिर डिविडेंड देती या नहीं देती वो हमें पता चलेगा उसी दिन। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अब अगली कंपनी को। अगली कंपनी का नाम है इन्फो एज इंडिया लिमिटेड। रिसेंटली दोस्तों 1:5 के रेशो में स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है। इसका मतलब एक शेयर के बदले ये कंपनी आपको 5 शेयर देगी स्प्लिट के तौर पर। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक आपके लिए अच्छी अपडेट है, शेयर होल्डर नहीं इग्नोर आप कर सकते हैं क्योंकि न्यूज़ थी, इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी किसी भी तरह का बाइंग सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। आपको करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।